हमने रेशियो परसेंटेज का मतलब रेशियो और प्रोपोर्शन का बेसिक देखा है, राइट। अब हमको क्या करना है, उसके एप्लीकेशन देखने जो कि मतलब फिजिक्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो किस तरीके से, देखो सबसे पहले रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या करना है, तुमको कोई प्रॉब्लम दिया रहता है तो उस प्रॉब्लम के अंदर जो क्वांटिटी है उसके बीच रिलेशन पहले डिफाइन करना है। मतलब सबसे सिंपल रिलेशन जो कि आपको पता है, मैं एक मान लेता हूं कि नंबर ऑफ पेन्स या फिर स्पीड और डिस्टेंस का लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, मान लो, तो अब मान लो कोई भी क्वांटिटी है y और उसका रिलेशन विथ x है y इज इक्वल टू के एक्स। ये होता है आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जो भी कांस्टेंट है उनको हटा दो और प्रोपोर्शनलिटी लिखो। मान लो कि y इज प्रोपोर्शनल टू x, तो इससे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y2 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय x1। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो 2 के आगे 2 लिखो, 1 के आगे 1 लिखो। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो y1 बाय y2 इज इक्वल टू x1 बाय x2। ये 1 के आगे 1, 2 के आगे 2। अब ये 1 2 क्या है बाद में देखेंगे, लेकिन पहले बस जान लो। मान लो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है तो आप लिखेंगे y1 बाय y2 इज इक्वल टू x1 बाय x2, और स्क्वायर है इसलिए दोनों को स्क्वायर करना है। लेकिन 1 के आगे 1, 2 के आगे 2 होना चाहिए। मान लो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है तो यहां क्या लिखोगे आप, y1 बाय y2 इज इक्वल टू x2 बाय x1। जरा ध्यान रखो, ये 1 के आगे 2 आ गया। इनवर्स प्रोपोर्शन है तो दोनों के बीच 1 के आगे 2 आना चाहिए। डायरेक्ट है तो 1 के आगे 1 आना चाहिए। देखो ये बस यही डिफरेंस जान लो। और वही अगर y प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर है तो y1 बाय y2 इज इक्वल टू 1 के आगे 2 आएगा। अब ये तो हो गए दो वेरिएबल, कभी कभी 3 4 भी होते हैं। मतलब y इज इक्वल टू एक्स बाय जेड। तो यहां देखो y x से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और z से इनवर्सली है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो भी सकता है। अगर कांस्टेंट है तो ये एक बात याद रखो, कांस्टेंट को रेशियो में नहीं लेना है। मतलब यहाँ पे लिखोगे y1 बाय y2 इज इक्वल टू k1 बाय k2। ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो k की वैल्यू फर्स्ट केस में भी सेम रहेगी, सेकंड केस में भी सेम ही रहेगी। तो कांस्टेंट को रेशियो लेते वक्त लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो कांस्टेंट नहीं है, मतलब जो वेरिएबल है, उन्हीं को लेंगे। जैसे कि यहां पे लेंगे x डायरेक्ट है तो 1 के आगे 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब z इनवर्स है तो 1 के आगे 2 होगा, z1 बाय z2। मान लो आपके पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर p डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ q। तो सिंपल है, y1 बाय y2 लिखो या फिर y2 बाय y1, कोई फर्क नहीं पड़ता। y2 बाय y1 लिखो तो x डायरेक्ट है तो 2 के आगे 2 होना चाहिए x का, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करो। उसके बाद p डायरेक्ट है और यहाँ पे 2 है तो 2 के आगे 2, 1 के आगे 1, p2 बाय p1। यहाँ पे स्क्वायर कुछ नहीं है, लेकिन याद रखो 2 के आगे 2 यहाँ पे क्या है ये देखना है, y2 बाय y1 है ये, और फिर मल्टीप्लाइड बाय q इनवर्स है तो 2 के आगे 1 होना चाहिए q का, q1 बाय q2, और q को स्क्वायर रूट है ना तो स्क्वायर रूट करो। याद रखो अगर यही ऐसा होता उल्टा y1 बाय y2 तो 1 के आगे 1 होता x का, मतलब इन दोनों का 1 के आगे 1 और इसका 1 के आगे 2 q का। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम x1 बाय x2 इंटू p1 नहीं, अब ये क्या था p1 बाय p2, लेकिन q का क्या होता उल्टा, क्योंकि q इनवर्स है स्क्वायर रूट में q2 बाय q1। ये
मान लो तुम्हारे पास और एक रिलेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू n स्क्वायर, तो और डिवाइडेड बाय p रेस टू 3/2। कुछ नहीं करना है, बस आसान है। जो डायरेक्ट है उनको 1 के आगे 1। अब ये अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ऐसा दिया है, वो देते हैं प्रॉब्लम में कौन कांस्टेंट है, तो यहां लिखोगे आप y1 बाय y2। ऑफ कोर्स स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, k को नहीं लिखना है क्योंकि कांस्टेंट है। m डायरेक्ट है इसलिए 1 के आगे 1, m1 बाय m2। स्क्वायर रूट है इसलिए स्क्वायर रूट करो, मल्टीप्लाइड बाय n डायरेक्ट है, n1 बाय n2 स्क्वायर करो, और p इनवर्स है नीचे है तो p1 नहीं आएगा, p2 बाय p1, और उसकी पावर जो है वो पावर लिखनी भी पड़ेगी 3/2। ये इस तरीके से होता है। आपका फेमस ग्रेविटेशन का फॉर्मूला अगर आप लिख लेते हो, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज क्या होता है, F इज इक्वल टू G स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आएगा, F1 बाय F2। चलो यहाँ पे उल्टा करते हैं, हम F2 बाय F1 लिखते हैं। तो ये G तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको लिखना ही नहीं है। M देखो, M डायरेक्ट है इसलिए M स्मॉल m 2 के आगे 2 होगा बेटा, अब M2 बाय M1 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M2 बाय स्मॉल m1 मल्टीप्लाइड बाय, अब R इनवर्स है तो 2 के आगे 1 होना चाहिए। ऊपर 2 है तो R का ऊपर 1 रहेगा, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अगर यही हम F2 बाय F1 की जगह F1 बाय F2 लिखते तो सिंपल ये क्या था, M1 बाय M2 कैपिटल M1 बाय कैपिटल M2, और R का उल्टा हो जाता R2 बाय R1 स्क्वायर। ये अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। अब यहां देखो, पहला क्वेश्चन देखो, और ट्रेन का क्या बोला है। देखो सबसे पहली बात होती है ये कि जो क्वांटिटीज दी है आपको उनके बीच रिलेशन ढूंढना है, फॉर्मूला ढूंढ रहा है। तो ट्रेन जब डिस्टेंस ट्रेवल करती है और ये आपको टाइम दिया है, तो डिस्टेंस और टाइम के बीच क्या रिलेशन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है। कुछ भी लिखो आप, या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, कुछ भी लिखो, लेकिन रिलेशन तो पता होना चाहिए। अब यहां पे कौन से दो वेरिएबल है, ये है डिस्टेंस और ये है आपका टाइम, बात खत्म। तो इसके बारे में कुछ नहीं बोला, स्पीड के बारे में, ये हो गया कांस्टेंट। तो सिंपल है, डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब कभी कभी ये कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है, वो केस बाद में देखेंगे। मतलब डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, स्पीड भी वेरी कर रही है, टाइम भी वेरी कर रही है, लेकिन अभी तो ये देखते हैं हम। तो डी प्रोपोर्शनल टू टी आ गए, तो यहां आता है d1 बाय d2 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी इज इक्वल टू t1 बाय t2। डायरेक्ट रिलेशन है तो 1 के आगे 1 आएगा। पहले तो देखो डायरेक्ट रिलेशन है, तो d1 पहली केस में डिस्टेंस कितना, ये 25 किलोमीटर, और पहली केस में टाइम कितना लगा है 30। तो यहां पे आप लिख भी लो, मतलब गिवन डेटा में लिख सकते हो आप। इससे ये ए लिखने से पहले तो आपको यहां लिखना होगा गिवन डेटा, मतलब किस तरीके से दिया है देखो। ये बहुत ही कमाल की मेथड है रेशियो और प्रोपोर्शन की। मतलब ये होती है आपकी पहली केस। सो केस 1 में डिस्टेंस जो दिया है उसको हम बोलते हैं d1, d1 इज 25 किलोमीटर। केस 1 में टाइम दिया है उसको t1 बोलेंगे, 30 मिनट। अब ये दूसरी केस है, दूसरी केस का डिस्टेंस दिया है या टाइम, तो मिनट दिया है तो टाइम दिया है, तो दूसरी केस का टाइम आपको दिया है कि 40 मिनट। तो उस दूसरी केस में वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, यानी d2 कितना होगा। ये इस तरीके से प्रॉब्लम, बस ये d1 t1 t2 d2 इसको इसके अंदर डालना है।
तो D1 कितना है देखो 25 किलोमीटर, D2 कितना है देखो निकालना है हमको, T1 कितना है देखो 30 मिनट और T2 कितना है 40 मिनट। याद रहे ये मिनट में दिया है तो ये भी मिनट में ही देना चाहिए, क्योंकि मिनट और मिनट कैंसिल हो जाते हैं। ये अगर मिनट में दिया होता 30 मिनट और ये सेकंड में दिया है तो सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो ये D2, अब D2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को उल्टा करेंगे, मतलब इनका इनवर्स ले लेंगे। तो D2 बाय 25 इज इक्वल टू 40 बाय 30, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये 25 इधर जाएगा, नीचे कुछ नहीं रहा, तो 25 डिवीजन का इधर मल्टीप्लीकेशन में जाता है। तो सिंपल सी बात है। अब इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, 100/3 यानी नियरली 33.3 किलोमीटर जाएगा ये, और ये आंसर किलोमीटर में ही आएगा क्योंकि D1 किलोमीटर में है। अब इसी क्वेश्चन को कुछ लोग यूनिटरी मेथड से करते हैं, देखते हैं जरा यूनिटरी मेथड। कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड मतलब हमारे रोज के जीवन की बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब हम डेली लाइफ में वही करते हैं, जैसे नंबर ऑफ पेन्स कितने आते हैं वो, मतलब इसको यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मतलब क्या है देखो, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 मिनट दिया है ना, तो पहले निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट, सबसे पहले ये करते हैं। तो 1 मिनट में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी 25 डिवाइड बाय 30, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये जो भी आएगा 5/6 किलोमीटर इन 1 मिनट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट पहले निकालते हैं, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, मतलब डिस्टेंस पर यूनिट मिनट, इसलिए इसको यूनिटरी बोलते हैं। पहले एक के पीछे निकालो। अब 1 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो 40 मिनट में कितना करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 40 मिनट, मतलब 1 मिनट में इतना, तो 40 में ऑफ कोर्स 40 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका वही आंसर आ जाता है 33.3 किलोमीटर। ये बोलते हैं यूनिटरी मेथड। लेकिन ये यूनिटरी मेथड एक वेरिएबल है तब काम आती है, वेरिएबल बढ़ने के बाद ये काम नहीं आती उतनी। ये डायरेक्ट रिलेशन बहुत ही काम का होता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है उससे, राइट। ये यूनिटरी मेथड हो गई। अब हम इसके आगे यूनिटरी मेथड नहीं इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टली रेशियो प्रोपोर्शन की। यूनिटरी मेथड का एक अल्टरनेटिव चेन रूल भी होता है बेटा, चेन रूल। ये चेन रूल कहीं से भी नहीं आया है, ये चेन रूल आता है आपके रेशियो प्रोपोर्शन से ही। तो चेन रूल क्या है, मतलब 25 किलोमीटर में, सॉरी 30 मिनट में 25 किलोमीटर, तो 40 मिनट में कितना, x मान लो, या फिर इसको हम D2 बोलते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको चेन रूल बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ही चेन रूल बोलेंगे। तो ये 30 इंटू D2 इज इक्वल टू 25 इंटू 40, तो D2 इज इक्वल टू 25 इंटू 40 अपॉन 30, जो क्या आता है आपका 33.33। लेकिन ये चेन रूल सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन में ही अप्लाई होता है, इनवर्स में नहीं अप्लाई होता, और वो भी दो वेरिएबल है। तो वेरिएबल बढ़ने के बाद एक ही चीज काम करती है, वो है रेशियो प्रोपोर्शन, जो कि मैंने इस तरीके से बताई है। देखो ये T1/T2 D1/D2, आगे तो देखेंगे ही हम। अब देखते हैं जरा इस प्रॉब्लम को। चलो यहां पे क्या दिया है देखो, पहले लिख लो T1T2 D1D2। ये देखो ये क्या है, स्पीड 1 है, देखो ये स्पीड है, ये किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखो, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी यूनिट एक केस में अलग और दूसरे केस में अलग देते हैं, तो यूनिट को यूनिफॉर्म करना होता है। मतलब एक केस में किलोमीटर पर आवर दिया है, दूसरे केस में मीटर पर सेकंड दिया है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कर लो, यूनिट यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और उस केस में, पहली केस में टाइम कितना लगा है 5 आवर,
उसके बाद द स्पीड रिक्वायर्ड टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन दिस मच आवर, मतलब दूसरी केस है, यहां से आगे दूसरी केस शुरू हो रही, तो वहां पे टाइम कितना दिया है, ये टाइम दिया है, स्पीड नहीं दी, और यहां पे स्पीड कितनी लगती है ये दिया है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे आप स्पीड 2 लिखते हो, स्पीड 2 कितनी चाहिए ये। तो सबसे पहले इनका फॉर्मूला क्या है, देखो टाइम और स्पीड का रिलेशन क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इन दोनों के बारे में पूछा है, इसका बात कुछ नहीं दिया है, सेम डिस्टेंस दिया है यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, इसको इधर लेके आओ, मतलब दोनों के बीच का रिलेशन अगर पता करना है तो एक साइड और एक को दूसरी साइड लिखो। मतलब अगर ऐसा है y इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर, तो यहां बोल सकते हो y इससे डायरेक्टली रिलेटेड है, y इससे इनवर्सली रिलेटेड है, लेकिन p और q कैसे रिलेटेड है, वो दोनों के दोनों आरएचएस में है। रिलेटेड निकालने के लिए एक तो आप क्या करो, इसको इधर लिखो, मतलब ये y डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू q बाय r। तो ये और ये अब इनवर्सली रिलेटेड हो गए। ये फिर अगर अपोजिट साइड में है और एक न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में दूसरा है, तो ये इनवर्स होते हैं। लेकिन दोनों अगर एक ही साइड में है और दोनों न्यूमरेटर में है, तो ये इनवर्स रिलेटेड हो गए। याद रखो क्या बोल रहा हूं मैं, इसको इनवर्स रिलेटेड ही बोलेंगे। मतलब इसको ट्रांसफर करके देखो ना, इनवर्स आता है। अब यहां पे क्या आपको पता होना चाहिए कि एक ही साइड में है और दोनों न्यूमरेटर में है, तो डायरेक्ट नहीं है, वो इनवर्स है। या फिर ट्रांसफर करके देखो, डी बाई एस इज इक्वल टू टी, तो ये इनवर्स रिलेशन हो गया और ये हो गया कांस्टेंट। अब इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, एस टू बाई एस वन इज इक्वल टू 2 के आगे 1। तो देखो वैल्यू डाल दो, एस टू निकालना है हमको, अपॉन एस वन 100 दिया है इज इक्वल टू टी वन 5 दिया है, टी टू 3 दिया है। तो एस टू इज इक्वल टू कितना आता है, ये 100 इधर चला जाएगा, तो ये 166.67 ऐसा कुछ आएगा किलोमीटर पर आवर। अब ये चेन रूल से अगर करोगे तो गलत होता है, क्योंकि चेन रूल सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अप्लाई करता है। देखो अगर आप 5 घंटे में जर्नी को खत्म करना चाहते हो तो 100 की स्पीड लग रही है, इधर स्पीड लिखा मैं, इधर टाइम लिखा। अगर उसी जर्नी को आप 3 घंटे में खत्म करना चाहते हो तो कितनी स्पीड लगती है ये निकालना है हमको, एक्स। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये एस टू इज इक्वल टू 100 इंटू 3/5, जो कि 300/5 आ रहा है, यानी 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि गलत है। पता होना चाहिए आपको, अगर उसी डिस्टेंस को कम कम टाइम में खत्म करना है तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना, लेकिन यहाँ पे स्पीड कम आ रही है, 100 से भी कम 60, क्योंकि चेन रूल सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन में अप्लाई होता है, राइट।